कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल आपका अपना एसपी सर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो भैया डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास जो थी है ना, मतलब इस चैप्टर के पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने आपेक्षित गति पर काफी सारी चर्चा करी थी। आपेक्षित गति को लेकर हमने सारी बातें कर ली थी। आपेक्षित गति की और भी बातें हमें करना है, लेकिन बेटा वो समतल में आपेक्षित गति होती है, तो उसको हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो एक नया चैप्टर शुरू करते हैं हम, समतल में गति। आज लेक्चर नंबर 1। इस चैप्टर में सबसे पहले बेटा हम सदिश पढ़ेंगे। सदिश मुझे पता है सर आपने पढ़ा दिया था, हमें आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिवीजन करवाऊंगा और सदिश से जुड़ी और क्या इंपॉर्टेंट बातें होनी चाहिए आपको, वो 1 से 2 लेक्चर में हम कवर करेंगे ताकि हमारा सदिश और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद में बेटा हम प्रक्षेप गति पढ़ेंगे, जो इस पूरे चैप्टर की जान है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस चैप्टर में। फिर उसी में हम बेटा ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण देखेंगे। मतलब देखो, प्रक्षेप गति मतलब अगर आपने किसी भी एक गेंद को किसी कोण पर फेंक दिया, समतल में गति। समतल में गति का मतलब क्या है बेटा उस वर्ड का मतलब है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु द्विविमीय गति करे। मैंने आपको पिछला चैप्टर जब शुरू किया था तब बताया था कि सरल रेखा में गति मतलब सीधे गया सीधे आया, यह एक विमीय गति होगी, या सीधे सीधे जा रहा है। लेकिन अगर कोई वस्तु सीधे मतलब आगे भी जाए और इस दिशा में भी चले, है ना, जैसे ये बोर्ड है, तो अगर कोई वस्तु ये यहाँ पे से बोर्ड पे, मान के चलो बोर्ड पर मैंने ऐसी लाइन खींची, है ना, ये जैसे यही उड़ता हुआ आया था अभी, या इसके अलावा ऐसे बोर्ड पे मैंने ऐसी लाइन खींची, तो ये क्या है भैया, ये द्विविमीय है ना। क्यों? क्योंकि ये अगर कोई एक चींटी मान के चलो इस पर चल रही है, तो ये कैसी गति होती है, द्विविमीय या समतल में गति होती है। तो बेटा ये बात हमने जब द्विविमीय एक विमीय गति पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था द्विविमीय त्रिविमीय गतियों के बारे में। मैंने आपको ऐसा भी एग्जांपल दिया था कि अगर मान के चलो तुम एक मनुष्य हो, अरे इंसान हो ना भैया, हाँ, तो अगर तुम उड़ थोड़ी ना सकते हो, तुम चल सकते हो, तुम धरातल पे इधर जा सकते हो, तुम धरातल पे इधर जा सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम एक रूम में ऐसे तुम चींटी जैसे उड़कर थोड़ी चले जाओगे, वो बात अलग है, सीढ़ी वीढ़ी पे चढ़ जाए, वो वाली बात कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं एक रूम में अगर तुम चल रहे हो तो तुम एक्स में चल सकते हो, वाई में चल सकते हो। मतलब क्या करा मैंने, 2 विमाएं बांट दी, एक्स दिशा और वाई दिशा। तो तुम ऐसा कहीं भी नाच सकते हो, इधर उधर कहीं भी नाच सकते हो। तो ये क्या हुआ भाई, ये कैसी गति हुई, या द्विविमीय गति हुई, या समतल में गति हुई, ठीक है। तो उसमें ही अगर आपने एक गेंद को किसी कोण थीटा पर फेंका तो गेंद ऐसे उड़कर जाएगी। तो यह कैसी गति होगी, ये भी एक तल में गेंद गई है ना, अगर मान के चलो गेंद में यहां से फेंक मैं उड़कर यहां गई, तो ये कैसी गति हुई, यह भी जो है यह द्विविमीय गति या समतल में गति हुई, और इसी को प्रक्षेप गति के रूप में हम पढ़ेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है सर कि मैं कहीं ऊंचाई पर खड़े होकर गेंद को सीधे फेंक दूं, तो यह क्षैतिज प्रक्षेपण हो जाएगा। या इसके अलावा मैं किसी ऊंचाई पे खड़े होकर किसी कोण पर गेंद को फेंक दूं, तो ये कैसा हो जाएगा भैया, तिर्यक प्रक्षेपण हो जाएगा, ऊंचाई से तिर्यक प्रक्षेपण। तो इन सब के बारे में हम आगे चलकर चर्चाएं करेंगे। फिर उसके बाद में हम बेटा समतल में आपेक्षित गति देखना शुरू करेंगे, है ना। जैसे कुछ सवाल हो सकते हैं, आपने जब आपेक्षित गति देखी हो तो कुछ किताब वाले या कहीं कहीं पे सवाल जो नदी नाव के या व्यक्ति वर्षा संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो वहीं डाल देते, लेकिन वो एक्चुअल में किसके प्रश्न है, वो द्विविमीय आपेक्षित गति के प्रश्न है। तो उनको हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। क्लियर है बेटा। तो ये सब इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। हम शुरू कर रहे हैं आज सदिश से। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम फील लेंगे सदिश होता क्या है। हमारे पास ऑलरेडी इस बात का बहुत फील है, लेकिन फिर भी हम इसको और थोड़ा डिटेल में समझना चाहेंगे सदिश होता क्या है। फिर सदिश का ज्यामिति निरूपण देखेंगे और सदिश योग करना सीखेंगे। क्लियर है बेटा। ये सब कुछ आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो अब हम कहानी शुरू करते, सदिश वास्तव में होता क्या है। तो हमने ये समझा था सर कि जब आपने हमें भौतिक राशियों के बारे में ज्ञान दिया था, तो भौतिक राशियां जो थी वो 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? अगर मैं दिशा, है ना, दिशा और परिमाण के रूप में देखूं तो उसमें 2 प्रकार की भौतिक राशियां बताई थी हमने। कौन कौन सी बताई थी आपको? एक बताया था सर, एक अदिश राशि होती है, और दूसरा आपने बताया था सदिश राशि होती है।
ऐसा हमने तब देखा था कि अगर मेरे पास केवल परिमाण है, जिन भौतिक राशियों के पास परिमाण है तो वो कैसी होती है, अदिश, और जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगी सदिश। तो ये दोस्तों बहुत छोटी सी बात है, इसको और कैसे समझ सकते हैं, देखो बेटा, है ना, सदिश राशि हमारे जीवन में, या सदिश मतलब इसकी जो दिशा है ना, दिशा हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर मान के चल तू पढ़ रहा है तो पढ़े जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में कोई दिशा नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कि क्या कितना पढ़ना है, तो क्या नीट का एग्जाम निकलेगा, कतई नहीं निकलेगा। लेकिन अगर तुम्हें ये बात का ज्ञान दिया जाए, इस बात का एहसास हो कि हाँ इसमें इतना मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा और या इसमें इससे ऊपर नहीं पढ़ना है इस टॉपिक में, तो नीट का एग्जाम निकलेगा, है ना। जैसे अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करूं तो क्या कोई इनका अंत है क्या? नहीं बालक, इनका कोई अंत नहीं है ना। अरे भैया फिजिक्स में इंजीनियरिंग लोग पीएचडी कर लेते टॉपिक्स पे जो तुम पढ़ते हो, तो फिर कैसे हम लगाम लगाए, वह दिशा से पता चलेगा कि हाँ हमें जितना गुरुजी ने बताया है या जितना सर ने बताया है यहां तक पढ़ना है, या इस चैप्टर में इतने सवाल करने हैं, हमको जानबूझ के दूसरे सवालों में नहीं घुसना है। क्यों? क्योंकि हमारा समय खराब होगा और हमारी दिशा भटक जाएगी। अगर दिशा से भटके तो नीट के दरवाजे बंद होते नजर आएंगे फिर। ठीक है बेटा, तो यही इंपॉर्टेंस होता है दिशा का हमारे जीवन में, है ना। या जैसे अगर मान के चलो, है ना, इसके पीछे सभी हम समझ सकते हैं, मान के चलो कि एक बार क्या हुआ, एक वो चिंटू और मुन्नी थे भैया, तो चिंटू ने सोचा कि मैं मुन्नी को चॉकलेट देकर आता हूं। क्या सोचा भैया? चिंटू ने सोचा मैं मुन्नी को चॉकलेट देकर आता हूं। तो एक चौराहे पे खड़ा हुआ था, चौराहा समझते हो ना, है ना, जहां 4 रास्ते हो, वाह भाई वाह, चौराहे पे खड़ा था। तो चौराहे पे यहां खड़ा था, है ना, उसने एक व्यक्ति से पूछा, मुन्नी से पूछा, भैया मुन्नी के लिए हमको चाहिए चॉकलेट, कहाँ मिलेगी? तो उसने बोला यहां से 100 मीटर दूर चले जाओ, चॉकलेट मिल जाएगी। वो मुन्नू बता रहा था, उतने देर में चिंटू को लगा भैया चॉकलेट की दुकान तो मिल गई। तो चिंटू जो है वो 100 मीटर इधर भाग गया, है ना। अब 100 मीटर इधर भागा, लेकिन यहाँ पे से कोई दुकान नहीं मिली, है ना। यहां से यहां तक 100 मीटर चल गया, लेकिन उससे कोई दुकान नहीं मिली। तो चिंटू जो है वो 100 मीटर इधर भाग गया, है ना। अब 100 मीटर इधर भागा, लेकिन यहाँ पे से कोई दुकान नहीं मिली, है ना। यहां से यहां तक 100 मीटर चल गया, लेकिन उससे कोई दुकान नहीं मिली। तो फिर यहां पर खड़े व्यक्ति से उसने फिर से पूछा, भैया बताओ यहाँ तो चॉकलेट की दुकान नहीं है ना। उसने तो बोला था हमारे मित्र ने कि यहाँ पर तो चॉकलेट की दुकान मिलेगी, लेकिन मिली ही नहीं, कहाँ है चॉकलेट की दुकान? तो उसने यहाँ पर खड़े व्यक्ति ने बोला कि भैया 200 मीटर चले जाओ तो चॉकलेट की दुकान मिल जाएगी। तो उसने बोला 200 मीटर चले जाओ, तो अरे भैया 200 मीटर, चलो भागो 200 मीटर। वो 200 मीटर और भाग गया, 200 मीटर और भागा, फिर चॉकलेट की दुकान नहीं मिली। ठीक है, फिर यहाँ पर खड़े व्यक्ति ने बोला, अरे मूर्ख बालक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना। भले ही मुन्नी के लिए तुझे चॉकलेट खरीदनी है, लेकिन अपनी दिशा तो सुधार ले, बस चले जा रहा है। वो इसके पहले वाला व्यक्ति भी सही बोला, इसके पहले वाला व्यक्ति भी सही बोला, है ना। फिर यहाँ पर जो बैठे ताऊ जी थे, उसने समझाया, उसका कान मोड़ोड़ा और बोल, सुन मेरी बात, अब तेरे को चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट इधर की दिशा में नहीं, चॉकलेट तू जहां आया है वहां जा, और वहां से ऊपर की दिशा में, उत्तर की दिशा में 100 मीटर जाना था। फिर चिंटू के अकल ठिकाने आई कि भैया हो गई है बहुत गड़बड़। तो फिर यहाँ से उसने ताऊ से पूछा कि भाई ताऊ बताओ हमें दुकान कहाँ मिलेगी? तो उसने बोला कि यहाँ से 400 मीटर दूर जा तो तुझे दुकान मिलेगी। तो उसने सोचा 400 मीटर कैसे जाऊं? तो ताऊ ने बोला कि चौराहे तक जा। तो चौराहे तक गया तो 300 मीटर वापस पहुंचा, और उसके बाद में ये चौराहे तक आया, और उसके बाद में यहां से उत्तर दिशा में 100 मीटर गया। तो भैया मुन्नू ने तो सही बोला था कि चौराहे से 100 मीटर दूरी पे दुकान है, चिंटू ने सुना नहीं, भाग गया गलत दिशा में, है ना। तो भैया दिशा का तो बहुत ज्यादा महत्व है। तो इसलिए हमारे पास, है ना, ये देखो ये क्या है, हमारे पास विस्थापन हो गया कि किस दिशा में हमें विस्थापित होना था। दूरी तो कुछ भी चल सकते हो, तो इसलिए हमें इंपॉर्टेंस है भैया दिशा पता होनी चाहिए, दिशा।
ठीक है ना। ऐसे ही एक बार रामलाल अपने घर पर था, है ना, उसके पिताजी की बहुत तबीयत खराब थी। तो यहाँ पर रामलाल के पिताजी ने बोला कि हम तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बहुत सारी संपत्ति छुपा के रखी थी बेटा, आज हम वो तुम्हें दान कर कर या हम तुम्हें देकर जाना चाहते हैं। तो ये सुनकर रामलाल, और भैया पैसा ही पैसा होगा अब तो उसके पिताजी ने बोला कि वो धमाल पिक्चर देखी कि तुमने, धमाल, है ना, तो उसने बोला कि वो डब्लू वाला नारियल का पेड़ है, डब्लू वाला नारियल का पेड़ है, उसके नीचे हमने तुम्हारे लिए बहुत सारा धन गाड़ के रखा है। तो ये रामलाल के साथ जितने भी दोस्त रिश्तेदार सब खड़े हुए थे, उन्होंने जैसे ही सुना भैया पैसा ही पैसा होगा, तो वो सब भाग गए वहां से, है ना। तो वो भागे और पहुंचे डब्लू, है ना, एक पार्क में डब्लू के पास। तो भैया डब्लू से उसके पिताजी से बोल रहे थे कि डब्लू से 5 मीटर दूरी पर मैंने सोना गाड़ा है। तो 5 मीटर दूरी वो बता रहा था बेचारा, है ना, मरने से पहले बोल रहा था कि कहाँ जाना है 5 मीटर, किसी ने नहीं सुना, भाग गए सबके सब। बोले भैया चलो डब्लू के पास चलेंगे, 5 मीटर दूरी पर सोना ही सोना होगा, पैसा ही पैसा होगा। तब ये सब पहुंचे यहाँ पर। अब यहाँ पर 5 मीटर दूरी, तो उसने सोचा 5 मीटर नीचे खोद देते हैं, मिल जाएगा। तो 5 मीटर नीचे खोदा, कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा भैया ये तो नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा 5 मीटर इधर खो देते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिला, है ना। फिर उन्होंने सोचा 5 मीटर इधर खो देते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये दिशा समझ कर नहीं आए, वहां से दिशा समझ कर नहीं आए। फिर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर का गड्ढा पूरी जगह खोद दिया, फिर भी कुछ नहीं मिला, फिर भी कुछ नहीं मिला। तो ऐसे तो 5 मीटर तो कहीं भी हो सकता है ना। ऐसे मान के चलो तो पेड़ था, पेड़ से 5 मीटर दूरी पे पूरे गड्ढे खोद लिए, कहीं नहीं मिला। 5 मीटर ऊंडा गड्ढा खोद दिया, फिर भी नहीं मिला। हो सकता है कि वो यहाँ से किसी तिरछे, है ना, मैंने यहाँ पे एकदम दिमाग लगाया, फिजिक्स लगाई कि अच्छा यहाँ से मैं जमीन से 37 डिग्री का कोण बनाते हुए गड्ढा खोदूंगा वहां पर, तो मुझे वहां पर सोना मिलेगा। अब वो बता रहे थे, उन्होंने सुना नहीं। तो अब ऐसे तो पूरी जमीन खोदना पड़ जाएगी, तब भी जाके शायद ना मिले। कहाँ है 5 मीटर? कहीं भी हो सकता है 5 मीटर। ठीक है, तो बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सदिश का। सदिश में इंपॉर्टेंस की बात है, दिशा की बात है। क्लियर है बेटा? इसके अलावा हमने सदिश और अदिश में और भी डिफरेंसेस पढ़े थे। क्या बातें पढ़ी थी कि सर सदिश राशियां जो होती है ना, जो सदिश राशियां होती है, उनको हम सीधे सीधे जोड़ घटाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखना है हमें सदिश के लिए, अभी हम पढ़ेंगे आगे। मैं तुम्हें स्कूल जैसे डिफरेंस नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि तुम्हें नीट के लिए पढ़ना है। ये 11वीं की कक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो ऐसा कॉलम बनोगे सदी सदी से ये है ना। तुम अपने आप समझ सकते हो कि एक में परिमाण है, एक में परिमाण और दिशा दोनों है। ठीक है, फिर उसके बाद में सदिश, दो सदिश या दो से ज्यादा सदिश, सदिश के योग के लिए सदिश बीजगणित के नियम होते हैं, है ना। मतलब ये नॉर्मल जो बीजगणित होता है हमारा जोड़ घटाव वाला नहीं, कुछ अलग बीजगणित है, उसके नियम होते हैं। ठीक है, कैसे अलग है? अरे तुम्हें आते हैं क्या? आते हैं बिल्कुल, है ना। इसके बारे में हमने बल के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा भी करी थी पिछले चैप्टर्स में, तो उससे हम ये बातें समझ भी चुके थे, है ना। या अगर हम एग्जाम्पल से समझ लेते तो यहाँ पर से वही वाली बात है भैया कि अगर हमें यह देखना है कि चिंटू जो है वो 100 मीटर इधर चला, 100 मीटर इधर चला, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में इसका विस्थापन कितना हुआ। तो विस्थापन के लिए ये तुझे पता है 100 मीटर, ये पता है 100 मीटर, तो ये वाली दूरी निकालना पड़ेगी विस्थापन के लिए। तो वो कैसे निकालोगे? त्रिभुज के पाइथागोरस बाबा की, त्रिभुज में पाइथागोरस बाबा की जय हो। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस बाबा का नियम लगा देंगे और ये दूरी निकाल लेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है? एक तरीके से सदिश बीजगणित के नियम है। ठीक है, इन्हीं नियमों पे हम और आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक दो और इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई थी, है ना, सदिश अदिश को लेकर जब मैं वेग पढ़ा रहा था, कि अगर सदिश है बेटा तो सदिश में दो चीजें, परिमाण और दिशा। दोनों में से कुछ एक भी बदला
दोनों में से कुछ एक भी बदला तो सदिश राशि परिवर्तित हो जाएगी, है ना। क्या लिख सकते हैं हम, यदि परिमाण या दिशा परिवर्तित होते हैं तो सदिश परिवर्तित होता है। सदिश में अगर दिशा, हाँ ये तर्क को ठीक कर रहे थे हम, चलो तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि यदि परिमाण या दिशा परिवर्तित होते हैं तो सदिश परिवर्तित होता है ना। मतलब दोनों में से कुछ एक भी परिवर्तित हुआ तो सदिश बदल जाएगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं सदिश और अदिश में, है ना। अदिश में तो केवल परिमाण बदलेगा तो अदिश परिवर्तित हो जाएगा। चलो तो अब ये सदिश और अदिश को लेकर तो सर हमको छोटी छोटा फील आया और छोटी छोटी बातें तो हमें चमक गई। अब इसके अलावा और क्या, देखो अब हमें यह सीखना है कि हम किसी भी सदिश को के रूप में किसी भी सदिश को चिन्हित कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सदिश को चिन्हित करने की प्रक्रिया, मतलब सदिश जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो यहां पर से चिंटू पहले दौड़ा दौड़ा इधर गया, फिर चिंटू दौड़ा दौड़ा इधर गया। ठीक है, ये बिंदु ए था, ये बिंदु बी था और ये बिंदु सी था। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि चिंटू का ए बिंदु से कहां पर स्थिति है या कहां पर विस्थापन हुआ है, विस्थापन किसी राशि थी, सदिश राशि थी। तो ए से सी सर ए से सी, सॉरी ए से सी, तो ए से सी ये होगा। तो ए से सी ये मैं इसको एक सदिश के रूप में दर्शाऊंगा। तो ये देखो ए से शुरू होकर सी तक गया, वो है ना, मतलब गया भले बी के द्वारा, लेकिन जब विस्थापन होगा तो क्या होगा, ए से सी होगा। तो यहां पर ये जो मैंने आपको बनाया है ये एक सदिश दर्शा के बताया है ना, क्योंकि सदिश के पास दो चीजें हैं, एक परिमाण है और एक दिशा है। तो यहां पर हम सदिश को ये एरो से, है ना, एक ऐसा तीर कमान जैसा एक एरो बनाएंगे। तो एरो से चिन्हित करते हैं। तो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इस एरो में, देखो बेटा इसमें दो चीजें हैं, एक है इसकी पूंछ और एक है इसका शीर्ष या सिर भी बोल देते हैं, है ना। तो देखो एक एरो होगा तो एरो में दो चीजें होगी, एक पूंछ होगी और एक शीर्ष होगा। तो जहां से सदिश शुरू हो रहा है उसे हम पूंछ बोलेंगे और जहां पर खत्म हो रहा है वो क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। क्लियर है, छोटी सी बात है ना। तो यहाँ पर ये इस दिशा में, अगर मान के चलो एरो इस दिशा में, तो ये इधर की तरफ ये यहाँ पर खत्म हुआ और यहाँ से शुरू हुआ। तो ए से शुरू हुआ और सी पर खत्म हुआ। अगर मैं इधर की तरफ एरो बना देता तो क्या होता है, वो सी से शुरू, पूंछ ऊपर कर देता, सिर नीचे कर देता, तो क्या होता है, सी से शुरू होता और ए पर खत्म होता। तो ये छोटी सी बात हम यहाँ से बखूबी रूप से समझ सकते हैं। अब देखो बेटा यहां पर ये जो एरो बनाया गया है ना, ये एरो बनाया गया, इसमें इसका जो शीर्ष है, तो यहां पर जो शीर्ष है वो दिशा देता है। इसका जो शीर्ष है वो क्या दे रहा है बेटा, दिशा। यहाँ पर किस दिशा में है, तो इस दिशा में है, तो शीर्ष इसका दिशा देता है। साथ ही साथ इसमें जो इसकी लंबाई है, लंबाई इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी भैया, है ना। ये 10 मीटर का है, 15 मीटर का है, कितने मिलीमीटर का हो सकता है। तो यहां पे इसकी जो लंबाई है वो हमें परिमाण देती है।
क्या देती है? परिमाण, है ना। मतलब जितना ज्यादा लंबा सदिश होगा, जितना ज्यादा लंबा सदिश होगा, परिमाण उतना ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर शीर्ष से पूंछ तक की जो दूरी होगी वो लंबाई कहलाएगी और वो परिमाण देगा, और जो शीर्ष होगा वो दिशा देगी। क्लियर? एकदम छोटी सी बात, है ना। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं इसे कि अगर मेरे पास यहां पर एक सदिश है, देखो यहां पर ये एक सदिश आ गया ए से सी, तो मैं इसे बोलूंगा यह एक एसी सदिश, ऐसे बोल के। ए से शुरू हुआ, सी तक गया, तो ये हो गया एसी सदिश, और उसके ऊपर लगा दिया हमने एक एरो, है ना। ये एरो देखो, हम ऐसे इसको वैसे लगाना तो चाहिए सब पूरा, लेकिन हम बार बार ऐसा ना करते हुए इसको ऐसा भी लिख देंगे तो भी चलेगा, एसी सदिश। क्लियर है ना। जैसे और एग्जांपल करते हैं, मान के चलो बिंदु P था, ये बिंदु Q था, तो यहां पर मैंने एक सदिश बनाया, तो बताओ भैया इसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम क्या रखेंगे? तो इसका नाम सर जी रखा जाएगा PQ सदिश। क्या रखा जाएगा? PQ सदिश। ऐसे ही मान के चलो एक सदिश ये रहा, ये x से शुरू हुआ, y पर खत्म हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्या नाम दूं इसको, है ना। क्या नाम दूं इसे मैं, है ना। तो यहां पर इस सदिश को क्या नाम दे? इस प्यार को क्या नाम दे नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। इस सदिश को क्या नाम दे? तो यह सदिश को नाम क्या देंगे? एक्स वाई। एक्स से शुरू हुआ, y पे खत्म हुआ, एकदम छोटी सी बात है ये तो यार। तो ऐसे कहीं से भी शुरू होकर कहीं पर भी खत्म हो सकता। तो सर जिस बिंदु से शुरू होगा और जिस बिंदु तक जा रहा है, तो वहां पर x से शुरू हुआ और y पर जा रहा है, तो इसलिए मैंने इसे एक्स वाई सदिश बोल दिया। अच्छा, और भी किसी रूप से चिन्हित कर सकते हैं क्या? हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर जो अल्फाबेट ले रहे हैं वो छोटे भी ले सकते हैं, ए बी छोटे मोटे भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कभी कि यहाँ पर मेरे पास ये एक ए सदिश है। क्या है भैया? ये एक ए सदिश है। तो यहां पर अगर ये ए सदिश है तो उसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, क्या? इस पूरे को ही ए नाम दे दिया मैंने। अरे इस पूरे को ए नाम दे दिया, ए सदिश है ये। हो सकता अगर यहां पर ये बिंदु है, अगर मान के चलो लो ये ओ बिंदु है, पी बिंदु है, तो ये ओपी तो मैं बोलूंगा ही, ओपी सदिश। लेकिन इस पूरे ओपी को मैंने नाम ए भी दे दिया। अरे तेरे दो नाम हो सकते हैं ना, एक घर का एक स्कूल का। तो यहां पर जहां से शुरू हुआ जहां तक गया वो एक नाम हो सकता है, या इस पूरे को भी एक ए से, बी से, सी से, जेड से हम चिन्हित कर सकते हैं। तो ये सदिश को लिखते कैसे वो मैंने आपको सिखाया अभी। अब सदिश में दो चीजें थी, देखो, एक इसका शीर्ष था जो हमें दिशा दे रहा था, और लंबाई थी जो परिमाण दे रही थी। अब ये निकालते कैसे उसको हम आगे चलकर समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना हमारे लिए जरूरी था। अब इसके अलावा जो हमने पीछे पढ़ा और अभी जो पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा पहले मिलाकर देखते हैं। हमने सीखा कि सर किसी भी एक सदिश को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं ये अभी जो मैं बता रहा हूं आपको, किसी भी एक सदिश में अगर सदिश को परिवर्तित करना है तो सदिश में अगर आपने लंबाई बढ़ा दी, है ना, जैसे मान के चलिए ए सदिश था, ऐसा का ऐसा 2 कॉपी ये सदिश मैंने बना दिया, ये मैंने बोल दिया ये पॉइंट हो गया x, ये पॉइंट हो गया y। क्या यहां पर ओपी सदिश और xy सदिश एक ही है या अलग अलग है? एक ही है या अलग अलग है? सर ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये दोनों सदिश अलग अलग हो गए। अच्छा, अलग अलग हो गया। देख ऐसा करा मैंने, इतना ही बड़ा एक सदिश यहां पर भी मैंने बना दिया और इधर की दिशा में बना दिया, और इसे मैंने बोल दिया कुछ RS सदिश। तो ये RS सदिश और OP सदिश की लंबाई वही है, तो क्या ये सेम है या अलग अलग है? सर ऑब्वियस सी बात है, इसकी दिशा अलग अलग है, तो ये तो अलग अलग सदिश हो गए। तो सर कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि अगर मान के चलिए OP सदिश है, अगर तुमने इसकी लंबाई बढ़ाई या दिशा परिवर्तित करी तो सदिश परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन किंतु परंतु मेरी बात ध्यान से सुन कि अगर तूने इस सदिश को बिना लंबाई में परिवर्तन करे और बिना दिशा में परिवर्तन करे, इस स्पेस में या इस जगह में कहीं भी घुमा दिया तो वो सदिश परिवर्तित नहीं होगा, है ना। फिर से देखो कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट, पहले समझो। ये यहां पर ये ओपी सदिश था, ठीक है, ओपी सदिश था, ये पेन मेरा ओपी सदिश है। तो अगर मैं इसको यहां ले जाऊं, यहां ले जाऊं, यहां ले आऊं, यहां ले जाऊं, यहां रख दूं, वहां रख दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, ट्विंग 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 ट्विंग, कहीं भी ले जाऊं तो ये सदिश परिवर्तित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा
और इसकी दिशा और इसका परिमाण। अरे पेन जो थे उसमें तोड़ थोड़ी ना दिया मैंने, अब मैं पेन थोड़ी ना तोड़ूंगा, फालतू का नुकसान हमारा। देखो तो यहाँ पर ये पेन तो उतना ही लंबा है, अब इस पेन को मैं इधर की तरफ ही है, उधर ही दिख रहा है, तो यहाँ आ गया, यहाँ ले गया, यहाँ ले गया, यहाँ ले गया, वहां ले गया, यहाँ लिया, यहाँ कहीं भी ले गया, लेकिन हर बार तो इसका जो शीर्ष है उसी दिशा में है। तो ना तो दिशा बदली ना तो परिमाण बदला। तो अगर दिशा ना बदले परिमाण ना बदले तो सदिश परिवर्तित नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कि किसी भी सदिश को यदि किसी भी सदिश को बिना दिशा और परिमाण परिवर्तित कर किए, नहीं ऐसा लग रहा है, दिशा और परिमाण बदले कहीं पर भी स्पेस में, है ना, ऐसे क्या बोल सकते हैं हम, स्पेस में मतलब ये जो ये हमारी जगह है इसे हम स्पेस बोल सकते हैं। स्पेस में चलाया जाए तो यह परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, यदि किसी भी सदिश को बिना दिशा और परिमाण बदले कहीं पर भी मतलब स्पेस में चलाया जाए तो यह परिवर्तित नहीं होता, सदिश वही रहेगा। तो इसका यूज कैसे करेंगे हम, जैसे मान के चल एक सदिश था, अगले पेज पे जाते हैं हम, मान के चल एक सदिश था ये, है ना, दूसरा सदिश था ये। तो अब हमने क्या सोचा कि यार सर ये दोनों सदिश तो है ना, ये सब दोनों सदिश तो बहुत दूर दूर है एक दूसरे से ना, ये ए सदिश बोल दिया, ये बी सदिश बोल दिया, ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, मैं इन्हें पास कैसे लेकर आऊं, तो पास लाने के लिए क्या करा हमने, देख अब इस सदिश को मैं यहाँ पर इस लाइन पे कहीं भी चला सकता हूँ, इस सदिश को यहाँ पर इस लाइन पे कहीं भी आगे पीछे कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि इस सदिश को थोड़ा सा पीछे ले आता हूं और इस सदिश को भी थोड़ा सा पीछे ले आता हूं, इसको पीछे कर दिया, उसको भी पीछे कर दिया, तो ये ए सदिश भी पीछे चले गया, बी सदिश भी पीछे चले गया, तो ये दोनों मिल गए और इनके मध्य कोण वगैरह, इनका परिमाणी सदिश वगैरह मैं बहुत आसानी से निकाल पाऊंगा। ठीक है, या जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस पे एक इधर से बल लगा रहा है, 10 धक्का 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 लगा रहा है। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा इसका परिमाणी कैसे निकाले, है ना, इन सबका मिलकर धक्का कितना है, तो यहाँ पर इन सबका मिलकर धक्का कितना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे सर देखो ये एक सदिश है ना, उसको उठाकर ऐसा कैसा मैं यहाँ लिया हूं, ये एक सदिश था इसको उठाकर ऐसा कैसा मैं यहाँ लिया हूं, ये एक सदिश था इसको उठाकर ऐसा कैसा मैं यहाँ ले जाऊं, ये एक सदिश था इसको उठाकर ऐसा कैसे यहाँ रख दिया, ये एक सदिश से उठाकर ऐसा कैसे यहाँ रख दिया। अब यहाँ पर इनका परिमाणी निकालना समझ में आएगा मुझे ये दिखा कि अच्छा ये इतने तीन कोण पे सदिश है, इनका परिमाणी में निकाल सकता हूँ, तो आने वाले समय में हम इनका परिमाणी निकालना सीखेंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, है ना, तो यह पढ़ा, इसी के बलबूते पे हम एक और इंपॉर्टेंट बात पढ़ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं सदिशों के मध्य कोण। क्या बोलेंगे भैया, दो सदिश है तो दो सदिश के मध्य में कोण कैसे निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट सी बात अगली, दो सदिश ए और बी के मध्य कोण दो सदिशों के शीर्ष या पूंछ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, शीर्ष या पूंछ के मध्य छोटे कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है ना। अभी स्टैंडर्ड परिभाषा है कोण कैसे लेना है, तो उसको कैसे बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। मान के चलो तुम्हारे पास ये एक ए सदिश है और ये एक बी सदिश है, तो ये ए और बी के मध्य कोण कौन सा होगा, तो यहां पर दो चीजें हो सकती है, दो कोण संभव है, या तो ये होगा या तो ये होगा,
है ना, या तो इधर वाला होगा या तो उधर वाला होगा। तो सर कौन सा कोण में बोलूं? छोटा वाला कोण, है ना। तो अगर मुझसे पूछे कि भाई बता ए और बी के मध्य कोण कौन सा है, तो ए और बी के मध्य कोण ये थीटा होगा, ये कोण नहीं होगा। आ रही है बेटा बात समझ में, है ना। ऐसे ही मान के चलो, ऐसे ही मान के चलो, हमें ऐसा बोलेंगे या तो शीर्ष शीर्ष हो या पूंछ पूंछ हो, है ना। तो यहां पर ये हो गया भैया। तो ये कोण कितना है वो पता करेंगे, तो ये कोण दो सदिश ए और बी के मध्य कोण कहलाएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मान के चलो सर ये एक P सदिश था और ये एक Q सदिश था, तो क्या मैं यहाँ पर P और Q के मध्य जो छोटा कोण बोल रहा हूं वो सदिशों के मध्य कोण बोल सकता हूं? जैसे मान के चलिए कोई थीटा है, तो क्या यह सदिशों के मध्य कोण होगा थीटा? कतई नहीं, यह असंभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर और पूंछ मिल रहे हैं, शीर्ष और पूंछ मिल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें शीर्ष और शीर्ष या पूंछ और पूंछ मिलानी है, तभी उनके मध्य हम कोण परिभाषित कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये कोण थीटा कितना होगा? तो इनके मध्य कोण थीटा है क्या? नहीं है। तो सर अगर ऐसी स्थिति मेरे जीवन में आ गई कि जब मेरे पास, है ना, जब मेरे पास क्या हो रहा है, जब सदिश शीर्ष, या ऐसा लिख दो, जब एक सदिश का शीर्ष और दूसरे की पूंछ और दूसरे की पूंछ संपर्क में हो, तो कैसे निकालेंगे? कैसे करे? ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं मुश्किल है, अभी जो मैंने तुझे सिखाया उसी को ध्यान रख। देख ऐसा करो, यहां पर ये P था सर, ये P सदिश था, है ना। अब Q सदिश ये रहा। अब Q सदिश को मैं चाहूं तो ऊपर ले जाऊं, पीछे ले आऊं, कहीं भी ना चालू, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, ये इसका सिर, ये पूंछ थी और यहाँ सिर आ रहा था, इसको मैं थोड़ा सा पीछे खसका लिया। क्यों? कोई इसी लाइन पर अगर मैं खसका भी दूं या इधर इधर कहीं भी ना चालू, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा पीछे ले गया और ये मैंने देखा, अच्छा ये अब इनका शीर्ष से शीर्ष मिल गया, तो ये कोण थीटा इनके मध्य कोण हो जाएगा, ये थीटा कोण इनके मध्य कोण नहीं कहलाएगा। या हम ऐसा भी कर सकते थे, या मैं ऐसा कर सकता था कि सर यहां पर Q जो है उसे तो रहने दो, Q जो है उसे तो रहने दो, जो P है उसे, ये P यहां पर था, P यहां पर था, P को मैं और आगे ले गया, ले, तो ये पूंछ से पूंछ मिल गई, तो ये वाला कोण भी थीटा मैं बोल सकता हूं, है ना। ये P हो गया और ये वाला कोण थीटा भी मैं सदिशों के मध्य कोण बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि यार ये कोण, अरे देखना, ये कोण और ये कोण एक नहीं है क्या? देख एक जैसे डायग्राम है, तो ये बोलू या ये बोलू बात बराबर है, इसलिए बोल रहा हूं शीर्ष से शीर्ष या पूंछ से पूंछ मिलाओ तो सदिशों के मध्य कोण रहेगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, इस पे एक दो चार एग्जांपल कर लेते हैं। सर जी एग्जांपल करा दो। देखो बेटा, यहाँ पर मुझे बोला है ये P सदिश है, ये Q सदिश है, ये कोण 60 डिग्री है, तो मुझे सदिश के मध्य कोण कितना होगा? तो सर सदिश के मध्य कोण यहाँ पर 60 डिग्री होगा। अरे पूंछ से पूंछ ही मिल रही है, क्या सोच रहे हो यहाँ पर तुम तो वास्तव में। अरे भैया डिफिकल्ट एग्जांपल है। अरे नहीं बे, ठीक है, ये पूंछ से पूंछ मिल रही है ना, तो हो गया। अब ये यहाँ पर 120 मत बोल देना, 360 माइनस 60 मत बोल देना, पीछे वाला मत बोल देना, छोटा वाला कोण बोलने का है अपन को। अच्छा अब देख, अब तेरे होंगे मजे। तो देखो यहाँ पर ये एक सदिश था, ये एक सदिश था और इनके मध्य कोण यहाँ पर 120 डिग्री था। अब बताओ कि ये ए सदिश और बी सदिश के मध्य कोण कितना है? ए सदिश और बी सदिश के मध्य कोण कितना है? तो अब कैसे करेंगे? ए और बी के मध्य कोण, तो गुरुजी ये कैसे किया जाए?
है, देख बालक कैसा करेंगे, यहां पर अब या तो ए को आगे खसका दे या बी को नीचे लिया, कुछ भी कर ले एक ही बात होगी। तो देखो पहले क्या दिया है वो बना लो। यहां पर सर हमें जो दिया है उसको दूसरे कलर से बना देते हैं। ये सर एक ए दिया है और यहाँ पर ये बी दिया हुआ है। अच्छा सर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा टिल्ट है, ये बी हो गया, ये ए हो गया। अब मेरे को ये कोण तो उसने दे दिया, लेकिन मेरे को क्या करना पड़ेगा भैया, मेरे को यहाँ पे या तो ए को आगे ले जाऊं या बी को पीछे ले आऊं। तो अगर मैं ए को आगे ले गया तभी तो इसमें इसकी पूंछ और पूंछ मिल पाएगी, मैं ए को आगे ले गया। तो अब ये वाला कोण मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। तो ये कितना है सर, ये वाला दिया है हमें 120 डिग्री। अरे फिर से देख, यहां पर ये ए को मैं आगे ले गया, ए को मैं क्या कर गया, आगे ले गया। तो यहाँ पे ये कोण तो मुझे 120 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला कोण कितना है मुझे पता करना होगा, मुझे ये वाला कोण पता करना होगा। तो कैसे पता करूं मैं ये वाला कोण, ये वाला कोण, तो ये अगर 120 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा। अरे भैया ये एक सरल रेखा बन गई, ये 120 डिग्री, तो ये वाला कोण थीटा कितना होगा, थीटा होगा 180 माइनस 120 डिग्री, या ये होगा 60 डिग्री। मेरा जो आंसर होगा वो 60 डिग्री होगा। तू चाहे तो इस बी को पीछे ले जाकर देख ले, यह वाला कोण भी फिर से वही आएगा, है ना। अरे अगर बी को भी, सॉरी बी को पीछे ले गए तो बी को पीछे ले गए तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री, ये 60 भी 60 है भैया, है ना। तो आसानी से हम दो सदिशों के मध्य कोण निकाल सकते हैं। इस पर ही एक और दिलचस्प सा सवाल कर लेते हैं हम, है ना। जल्दी से सवाल को पढ़ो। आपको बोला गया है यहाँ पर कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो अब इस समबाहु त्रिभुज में आपको बोला है कि यहाँ पर ए बी और ए सी और देख ध्यान समझना, सदिश ए बी और ए सी और ए बी और बी सी के मध्य कोण बताना है। बताओ भैया क्या आंसर आएंगे, सोचो। देखो कैसे करे ये सवाल हम, देखो ए कहाँ है, पहले ए बी सदिश, तो सर ए बी सदिश ये रहा, तो ए बी सदिश ये रहा, तो ए बी सदिश को अलग से बना लो, ए से शुरू करके बी पर खत्म, ए बी सदिश ये रहा, ठीक है। अच्छा ए सी सदिश कहाँ है, ए सी सदिश ये रहा, ध्यान से देख, ए बी सदिश और ए सी सदिश, मतलब जो ए से शुरू हो और सी पर खत्म हो, उस एरो पर मत जा, उस एरो पर मत जा, वो कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए है ना। उस एरो के भावनाओं में मत बहे, ये सोच दिमाग लगा कि कहां से शुरू करना है कहां पर खत्म करना है, इस एरो की भावनाओं में मत बह जाना, है ना। उसने वो केवल ऐसा बताया है कि अच्छा ये ए बी सदिश इधर होगा, ए बी इधर है, बी सी इधर है, सी इधर है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो उसने मुझे किसके मध्य कोण पूछा है, ए बी व ए सी, तो ए सी कहां होगा, ए से सी ये रहा, तो ये कोण कितना है सर, ये पूरा त्रिभुज बन रहा था, तो ये वाला कोण मतलब ये वाला कोण, मतलब ये कोण 60 डिग्री है। मतलब पहले वाले का आंसर तो एकदम चुटकी बजाते से आ गया 60 डिग्री। दूसरा सोच, ए बी व बी सी सदिश, है ना, तो ए से शुरू करना है बी पर जाना है, तो ए बी सदिश क्या होगा सर, ए बी सदिश तो फिर से ये रहा, ये रहा ए, ये रहा बी, तो ए बी सदिश तो ये रहा। अच्छा बी सी सदिश कहां से कहां तक होगा, अब आएंगे मजे, बी से शुरू करना है सी पर जाना है, ये रहा बी सी सदिश। तो अब यहाँ पर इनके मध्य कोण कितना होगा बालक ये बताओ। सर यहाँ पर मुझे पता है ये वाला कोण थीटा है 60 डिग्री, लेकिन क्या ये ए बी और बी सी सदिश के मध्य कोण कहला सकता है, क्या इसकी इतनी औकात है, बिल्कुल नहीं है। क्यों सर, ये सिर है ये पूंछ है, सिर पूंछ मिल रहा है, तो अगर सिर और पूंछ मिलते बेटा तो वहां पर वो उनके मध्य कोण नहीं कहलाता। तो क्या करना होगा गुरुजी, इसको आगे ले जा या इसको पीछे लिया। तो यहाँ पर अब हम इसको फिर से बनाएंगे, है ना। हमने क्या किया सर, एक काम करते हैं, बी सी को वहीं रहने देते हैं, ये बिंदु सी रहने दो, ये बिंदु बी रहने दो। हमने क्या किया, इसको और आगे ले गए, तो इसको आगे ले गए तो यहाँ पर क्या हो गया है, देखो भैया अब ये कोण मेरा आंसर होगा। तो ये वाला कोण ऑलरेडी 60 डिग्री था, देख ध्यान से,
मैंने क्या किया, ये सदिश को आगे बढ़ा दिया, ये सदिश को आगे बढ़ा दिया। तो ये सदिश को जैसे ही आगे मैंने बढ़ाया तो ये ऑलरेडी 60 डिग्री था, तो अब यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो मेरा जो आंसर होगा वो 120 डिग्री होगा। यहां पर मेरा जो आंसर आएगा वो 120 डिग्री आएगा। बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है ना। BC कहाँ है, ये रहा, AB कहाँ है, ये रहा, है ना। तो इनके मध्य कोण 60 डिग्री नहीं होगा, इसको आगे ले जाना पड़ेगा, तो 120 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम और एक और इंपॉर्टेंट सी बात करते हैं। अभी तक हमने जो भी सब कुछ देखा उसमें दो बातें देखी, एक सदिश देखा और फिर हमने देखा कि सर एक सदिश नामक चीज आपने बताया, जैसे लाइन वन खींच रहे हो इतनी देर से और उसकी जो दूरी है वो परिमाण बता दिया आपने। अच्छा, दिशा भी बताई सर आपने। हाँ, लेकिन सर ऐसा अगर मैं प्रैक्टिकली समझूं या सोचूं कि जैसे मान के चलो मेरे को बताना है कि 50 न्यूटन का फोर्स है, तो 50 न्यूटन के फोर्स के लिए मैं क्या ऐसा करूंगा, 50 न्यूटन का फोर्स पूरब दिशा में, तो क्या 50 मीटर की लाइन खींचू मैं, 50 सेंटीमीटर की लाइन खींचू क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो हमने क्या किया, हमने ये परिमाण और दिशा को चिन्हित करने के लिए कुछ सदिश बना लिए। परिमाण और दिशा को चिन्हित करने के लिए क्या बना लिए, कुछ सदिश बना लिए, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं सदिश का प्रकार भी है ना। वैसे सदिश के काफी सारे प्रकार भी होते हैं, लेकिन हमें वो सदिश के प्रकार से कोई मतलब है नहीं। वो अगर मैथ्स आपका सब्जेक्ट होता तो आपको समझ पड़ा था कि देख एक सदिश होता है ना, एक दो सदिश होते हैं जो समतलीय सदिश होते हैं, फिर उसके बाद में एक सदिश होता है ये एक सदिश होता है, एकांक सदिश होता है, फिर ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे सदिश हम आपको पढ़ाते हैं। समकोणीय सदिश होते हैं ना, लेकिन हमें उस सबसे कोई मतलब नहीं है, हमें सदिश के प्रकार नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, हमें ये पकड़ना है कि सदिश में वास्तव में हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है, जैसे छोटी मोटी बात है तुम भी समझ सकते हो। समतलीय सदिश बोलेगा तो क्या मतलब एक ही तल में है, समतलीय हो गए। अच्छा, अगर मतलब समकोणीय सदिश मतलब क्या हुआ, उनके मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री। लिख ले, कॉपी में आ सकता है कभी। समकोणीय सदिश क्वेश्चन बोल दिया, दो सदिश समकोणीय है, तो समकोणीय सदिश मतलब क्या हो गया, उनके मध्य कोण जो है सर वो 90 डिग्री है ना। तो वैसे ही उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास एकांक सदिश क्या होता है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार का सदिश है, कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एकांक सदिश। अब हमें क्या हो रहा था, ध्यान सुना, अब हमें क्या हो रहा था, हमें पता चल गया कि सर ये एक ए सदिश है ना। तो आपने बोला कि ए सदिश के पास दो चीजें होंगी, एक इसका परिमाण होगा और एक इसकी दिशा होगी। तो यार हम इसे चिन्हित कैसे करें, हम बताएं कैसे कि क्या परिमाण है क्या दिशा है। तो उसके लिए हमने कुछ सॉल्यूशन निकाला, कुछ जुगाड़ जमाई, है ना। हमने बोला कि जब भी आपको किसी भी सदिश का परिमाण बताना होगा, निकालते कैसे वो देखेंगे अभी, लेकिन अगर किसी भी सदिश का परिमाण बताना होगा तो आप क्या करो, उस सदिश के ऊपर ऐसा मॉड लगा दो। क्या लगा दो, मॉड लगा दो, तो ये उसका परिमाण हो जाएगा। परिमाण मतलब क्या है कि खजाना W से कितनी दूरी पर है, तो खजाना W से 5 मीटर की दूरी पर है, तो ये परिमाण हो गया। ठीक है, और दिशा तो तुम सुनकर आए नहीं थे, भाग आए थे वहां से, बोले भैया चलो रामलाल खजाना मिल रहा, तुम भी वहीं थे मुझे पता है ना। तो तुम भी भाग गए वहां से, दिशा पता नहीं करके आए। तो दिशा को हम कैसे चिन्हित करें, तो देखो एक कॉमन सेंस की बात समझते हैं कि मान के चलो मेरे पास एक सदिश है, उसको अगर मैं उसके परिमाण से भाग दे दूं, है ना, मतलब सदिश में दो चीजें, परिमाण और दिशा। पीछे मत पड़, मैं जो बोल रहा हूं वो सुन। तो परिमाण को अगर मैं हटा दूं तो क्या बचेगी, केवल दिशा, है ना। तो दिशा का काम क्या है, मतलब या एक ऐसा सदिश जो मुझे केवल दिशा बताए, है ना, ऐसा सदिश जो मुझे केवल दिशा बताए, उसे मैं ए के ऊपर टोपी बना दूंगा, है ना। हाँ भैया टोपी बना दी, जो दिशा बता रहा है उसको क्या कर दिया हमने, टोपी बना दी। तो ए के ऊपर दिशा मतलब टोपी बना दी, तो इसी को दिशा वाले सदिश को ही हमने एकांक सदिश बोला। क्या बोला, एकांक सदिश। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। एकांक सदिश है क्या भैया, एकांक सदिश का परिमाण एकांक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, है ना, नाम से ही समझ में आता है। एकांक सदिश क्या है, जिसका परिमाण एक है। देख अगर मान के चल रामलाल ने तुझे बताया होता कि पेड़ से 37 डिग्री का, पेड़ के वहां पर धरातल से 37 डिग्री के कोण पर सोना गड़ा है, खजाना गड़ा है,
तो सर 37 डिग्री का कोण, अच्छा ये तो मुझे इसने दिशा बता दी, लेकिन कितना नीचे है ये नहीं बताया, फिर से अधूरी जानकारी। ठीक है, तो ये वो 37 धरातल से 37 डिग्री के कोण पर है, तो वो क्या हो गया, दिशा हो गई। ठीक है, तो उसको हम चिन्हित कैसे करेंगे, वो बताएंगे कैसे कि देख उधर जाने का है, उधर जाने का, उधर जाने का, उधर जाने का, तो वो हम एकांक सदिश से बताएंगे। ठीक है, एकांक सदिश मतलब एक ऐसा सदिश जिसके पास केवल और केवल दिशा हो, बस। ठीक है, तो अगर केवल दिशा है तो परिमाण क्या शून्य होगा, अरे यार परिमाण शून्य हो गया तो वो तो 0 हो गया पूरा, है ना। परिमाण एक होगा, एकांक सदिश मतलब कि इकाई परिमाण, तो ऐसा सदिश जिसका यहां पर एकांक परिमाण एकांक होता है, इसको दिशा प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ना। एकांक सदिश को हम ए कैप या कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, के द्वारा निरूपित किया जाता है या निरूपित करते हैं। क्लियर है बेटा, है ना। तो ये वही वाली बात है कि यहाँ पे ए सदिश है, उसका परिमाण है, और ये ए कैप क्या हो गया, उसका निरूपण हो गया, एकांक सदिश का निरूपण। मतलब इसमें इसका परिमाण कितना है, 1 है। ठीक है, अभी हम समझेंगे निकालते कैसे। ठीक है, बस हम ये देख रहे हैं कि अच्छा इसको लिखते कैसे कैसे है। तो अब मैं यहां से आज से ऐसा लिख सकता हूं, है ना, स्मॉल ए भी लिख सकता हूं, कैपिटल ए भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मुझे कभी एकांक सदिश ज्ञात करना हो, एकांक सदिश ज्ञात करना हो, तो मैं क्या लिख सकता हूं, उसे सदिश बटा उसका परिमाण, सदिश बटा उसका परिमाण लिख दूंगा, तो क्या आ जाएगा, एकांक सदिश आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे सदिश, अब सदिश को हम आज से ऐसे कह सकते हैं कि जो सदिश होगा उसमें 2 चीजें होंगी, उसका एक परिमाण होगा और एक दिशा होगी। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, बात बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज्यादातर तो ऐसे लिखेंगे इसे, है ना। ये क्या हो जाएगा, ए का परिमाण गुणा दिशा, या ये ए का परिमाण गुणा दिशा, ये अब सदिश, पूरा सदिश बन गया। सदिश की दिशा एकांक सदिश द्वारा दर्शाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, अगर कल को दिशा पूछेगा तो किससे दर्शाई जाएगी, एकांक सदिश से दिशा दर्शाई जाएगी। तो एकांक सदिश को लेके बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एकांक सदिश पे और भी चर्चाएं करते हैं। अब जैसे मान के चलो, है ना, अब सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलो कि मैं कल को अपना जो भी फिजिक्स पढ़ूंगा या अपन जो भी आगे बातें करेंगे, तो हम यूजुअली बातें किस में करते हैं सर, हम बातें करते हैं एक्स दिशा में, वाई दिशा में, जेड दिशा में। तो अब हमें एकांक सदिश पता चल गया कि अगर आपने इकाई में इधर की दिशा, उधर की दिशा, इधर की उधर, कहीं भी दिशा हो सकती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम कुछ दिशा को स्टैंडर्ड मान रहे हैं। स्टैंडर्ड मान रहे मतलब कि हमने बोला कि यार देखो, अगर एक्स दिशा होती है, अगर मान के चलो तुम एक्स दिशा में चले, देखो इससे काम कितना आसान हो जाएगा वो भी हम समझेंगे, है ना। एक्स दिशा में चले तो एक्स दिशा का एकांक सदिश जो बोलते हैं हम, एकांक सदिश को हम आई कैप बोल देंगे, है ना। अच्छा सर आई कैप क्यों बोला, हाँ तो एक काम कर, तेरा नाम लिख के उसके ऊपर कैप लगा ले, है ना। यहाँ पर आई कैप, दुनिया वाले आई कैप बोलते तो इसलिए मैं भी आई कैप बोल रहा हूँ, दुनिया वाले और कुछ बोलते तो मुझे भी बोलना पड़ता है ना, क्योंकि मैं तुझे अलग थोड़ा ना पढ़ा दूंगा। कल को सवाल में आई कैप आ गया तो सोच रहा पड़ेगा, अरे यार हमको तो सर ने रामलाल का कैप पढ़ा था, यहाँ तो आई कैप लिखा हुआ है। ऐसे ही वाई दिशा का जो एकांक सदिश होता है, एकांक सदिश मतलब कि वो एक्स दिशा बता रहा है। जैसे अगर मैंने लिखा कि मेरा एक सदिश है 5 आई कैप, मैंने क्या लिखा, मेरा एक ए सदिश है 5 आई कैप। तो देख, अब इससे देखकर तू समझ गया, अच्छा रामलाल के पिताजी कहना चाह रहे थे रामलाल को कि खजाना जो है वो 5 आई कैप पे गड़ा हुआ है, मतलब एक्स दिशा में 5 जाना था। ठीक है, तो ये पूरा सदिश हो गया, ये इसका परिमाण हो गया, ये इसका परिमाण हो गया, और यह उसकी दिशा हो गई। तो ये पूर्ण सदिश का निरूपण हमने सीख लिया। क्या ये बातें सभी महानुभाव छात्र एवं छात्राओं को चमकती है। अब वाई दिशा में क्या होगा, वाई दिशा का एकांक सदिश, बोलो बच्चों बोलो, वाई दिशा का एकांक सदिश क्या होता है। तो सर वाई दिशा का एकांक सदिश हम देखें तो ये होता है जिगैप। क्या होता है, जिगैप। इसी प्रकार से जेड दिशा का एकांक सदिश जो होता है वो के कैप कहलाता है
है ना, क्या कह रहा था भैया, के कैप जेड दिशा में, है ना, ये अच्छा ज का सा जेड है, ज का सा जेड है, हाँ ये ऐसा ही जेड है ना, मैं ऐसा ही जेड बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बोर्ड पे लाइन थोड़ी ना है, ऐसे ऐसे लाइन वाली कॉपी थोड़ी ना है मेरे पास कैसी कॉपी है, एक पन्ना है, खाली पन्ना। तो अब अभी मैं तुझे ऐसा लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखा 2 और ये मैंने लिखा जेड। अब बता इसमें से 2 कौन सा है, जेड कैसा है ना। सर आप ऐसा डिजाइन वाला बनाओ, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर मैंने 2 भी ऐसा बना दिया। अब बता कौन सा 2 है कौन सा जेड है, चक्कर आ जाओगे ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जेड के ऊपर से बीच में से कट लगा दिया। तो अच्छा ये मैं इस पर ठप्पा लगा दिया, तू जेड है, इसका ठप्पा लगा दिया ना, तो ये जेड का ठप्पा है, ऐसा मान के चलो। हाँ ठीक है, तो जेड का मतलब ये जेड सदिश इसकी दिशा होगी। चलो भैया, तो अगर इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे ये मिला कि कल को अगर मुझे कोई बोले कि भैया मैं ऊपर की दिशा में जे कैप में जा रहा हूं, है ना, मतलब मैं समझ जाऊं अच्छा ये वाई में चला। कल को कोई मुझे बोले कि अच्छा मैं के कैप में जा रहा हूं, मतलब कि ये जेड में जा रहा है। अच्छा इसी प्रकार से अगर मैं कल को, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, कल को मैं ऐसा बोलूं माइनस आई कैप मतलब क्या हुआ, माइनस आई कैप ये हुआ बेटा, ये आई कैप इधर है, मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये एक्स दिशा है, ये वाई दिशा है, तो एक्स इधर होता तो इधर क्या होता है, माइनस एक्स होता है, इधर वाई होता तो इधर क्या होता है, माइनस वाई होता। सर माइनस आई जे के क्यों करा, एक्स वाई जेड कर लेते हैं। हाँ भैया तुम एक्स वाई जेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक दिन मेरे को बच्चा आके बोलता है सर ये दिमाग दुनिया में साइंटिस्ट पगले है क्या, मतलब क्या हुआ, क्या पगले है, तो बोलता है कि सर ये नए क्यों कर रहे थे, इसके एक्स कैप वाई कैप जेड कैप लिख लेते। यार तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। तो उसने बोला हाँ सर, तो बस तुमने जन्म गलत समय पे ले लिया, है ना, पहले पैदा हो जाते तो करवा देते, अब तो दुनिया में छप चुका है। तो यहां पर माइनस आई कैप क्या होगा, माइनस आई कैप मतलब क्या होगा, नेगेटिव, ऋणात्मक एक्स दिशा, ऋणात्मक एक्स दिशा। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें जो हमें समझ, ऐसे माइनस आई कैप माइनस जी कैप भी लिख सकते हो, माइनस के कैप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसा अगर मेरे को कल को एक ने बोला भैया कि एक सदिश था माइनस 10 के कैप, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 10 के कैप मतलब कि जेड दिशा में माइनस 10 चला है, मतलब 10 चला है माइनस जेड दिशा में, मतलब नेगेटिव दिशा में चला है। जेड अगर तल के बाहर है तो माइनस जेड तल के अंदर होगा। तो ऐसे बहुत आराम से मैं समझ सकता हूं कि मैं सदिश के बारे में, और मतलब ये सदिशों के बारे में मैं ऐसी बातें कह सकता हूं। क्लियर है बेटा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और सदिश का एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं आज की क्लास का, जो हम कहते हैं सदिश का ज्यामितीय निरूपण, है ना। एकदम आसान सी बात है ना। क्या होता है अब ये समझना शुरू करते हैं। अच्छा सर इसके अलावा एकांक सदिश के अलावा और भी कुछ प्रकार के सदिश होते हैं क्या? हाँ मैंने तुम्हें अभी बता दिया है ना। इसमें कभी कभार हमें एक शून्य सदिश भी बोल देते हैं, है ना। लिखवा देता हूं भैया, लिखवा देते, कहां गया, यहाँ पे लिख लो। एक शून्य सदिश नामक चीज भी होती है। शून्य सदिश क्या होता है? शून्य सदिश मतलब एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। ठीक है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। आई बात समझ में, है ना। ऐसा परिमाण जिसका ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। तो सर ऐसा परिमाण शून्य हो जाए तो कोई ऐसे फालतू की बात लग रही है? हाँ बिल्कुल, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा फालतू नहीं, ऐसा आ सकता है सवाल में, लेकिन एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण ही नहीं है। अब तो काय का सदिश हुआ फिर तो वो, है ना, दिशा है। अब दिशा का भी परिमाण नहीं है ना। तो क्या इसको हम ऐसे जीरो वेक्टर, ऐसे जीरो के ऊपर ऐसे लगा देंगे। ठीक है, जीरो वेक्टर, ये जीरो लिखा हुआ भैया ना। अगर मान के चले एक ए सदिश था तो उसमें मुझे जीरो, है ना, तो उसका परिमाण शून्य हो गया, तो शून्य ए कैप लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जीरो वेक्टर हो गया। तो इसका ऐसा कोई सिग्निफिकेंस? हाँ देख, जैसे मान के चल यहाँ पर ये आई था, ये आई कैप में 5 था और ये माइनस आई कैप में भी 5 था। तो मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर इसका परिमाणी सदिश क्या आएगा, तो तुम बोलोगे सर 5 है माइनस 5 है, जोड़ दो तो माइनस 0 हो गया। तो ये शून्य आई कैप हो गया। क्या हो गया? शून्य आई कैप हो गया। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने बल कुछ नहीं लगाया, लेकिन मैंने एक बल इधर से लगाया, एक बल इधर से लगाया, तो परिमाणी तो शून्य हो गया।
लेकिन दिशा भी वैसे शून्य है, लेकिन हम इसे परिमाणी को दिशा के साथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर अगर शून्य परिमाण आ जाता है लेकिन अगर दिशा रह जाती तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शून्य सदिश, है ना। ऐसे शून्य सदिश हमको ऐसा बोल सकता है कि जैसे मान के चलो इन दोनों का परिमाणी कैसा सदिश है, एकांक सदिश है, शून्य सदिश है, तो हम बोल सकते हैं कि इनका परिमाणी जो है वह शून्य सदिश होगा। ठीक है, तो अब अगर उसे ऐसा समझाना है या ऐसा पूछना है हमसे कि यार देख परिमाणी तो है, दो सदिश राशि है, उनका परिमाणी तो है ना, तो सदिश राशि का परिमाणी भी सदिश होना चाहिए, है ना। तो वो सदिश कैसे, शून्य सदिश हो जाएगा वो। क्लियर है, शून्य है लेकिन सदिश भी है, तो वो शून्य सदिश नाम दे दिया हमने इसे इंग्लिश में नल वेक्टर भी कहते हैं, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही जो एकांक सदिश पढ़ा था ना बेटा हम, उसे यूनिट वेक्टर बोलते, याद रखना। ऐसा कभी कभार यूनिट वेक्टर भी निकल गया मेरे मुंह से, तो ध्यान रखना, उसे यूनिट वेक्टर कहा था। अच्छा सर, अब सदिश का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है ना, आखिरी टॉपिक, छोटा सा टॉपिक। क्या करना है देखो, मान के चलो मेरे पास यहां पर ज्यामितीय निरूपण, मतलब मेरे पास यहां पर एक यहां पर x, y, z। अब तुम्हें समझ में आएगा वहां पे x कैप, y कैप, z कैप क्यों नहीं बोला था। मेरे पास x, y, z एक बिंदु है। क्या है, बिंदु है। ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, ये O से। तो मुझे ये दिखाना है कि बिंदु P के लिए सदिश क्या होगा, या इसकी स्थिति सदिश भी बोल सकते हैं हम इसको। अभी तो हमने थोड़ा बहुत जैसे सरल रेखा में गति पढ़ लिया ना, तो उसको बोल सकते हैं बिंदु P के लिए स्थिति सदिश क्या होगा। तो देखो इसको हम कैसे बताएंगे सर, जैसे मान के चलो कोई x, y, z पे चला, तू पहुंचा, तो कैसे पहुंचा होगा, ये x है, ये y है और तल के बाहर z होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल भी साथ साथ में करते जाते हैं, है ना। इसको हमने बोला कि एक बिंदु है 2, 5, 3। ठीक है, तो भैया ये एक आदमी यहां पहुंचा, तो कैसे पहुंचा होगा, तो ये कैसे पहुंचा होगा सर, x में 2 चला होगा, y में 5 चला होगा और फिर z में 3 बाहर निकला होगा। तो ये यहाँ कहीं है ना, हवा में होगा 2, 5, 3 पर। तो इसमें लिखूं कैसे, है ना। तो अब देख ऐसे तो ये इधर चला, फिर थोड़ी देर और कहीं गया, तो अरे ऐसा भैया तो पन्ना भर जाएगा, है ना। जैसे मान के चलो मैंने बोला कि एक व्यक्ति था, वो पहले 5 मीटर चला x दिशा में, फिर 3 मीटर चला y दिशा में, फिर 15 मीटर चला z दिशा में, फिर उसके बाद 4 मीटर चला माइनस z दिशा में, फिर उसके बाद में 5 मीटर चला i दिशा में, x दिशा में, फिर उसके बाद में वो गया और फिर उसके बाद और थोड़ा सा घुमा और उसके बाद 75 मीटर चल गया वो k दिशा में, या z दिशा में। कुछ भी बोलते यार आप तो, हाँ तो उड़ गए ना तोते, तो इसीलिए तो बता रहा हूं मैं तुझे कि यहां पर से आसान कैसे बनाएंगे। तो यहां पर इसे हम लिखेंगे ओपी सदिश, ओ से शुरू हुआ पी पर से खत्म हुआ, तो ये होगा एक ओपी सदिश। और इसे हम लिखेंगे एक्स चला किस दिशा में, आई में, तो इसे आई कैप बोल दिया, है ना। देख अगर मैंने इसे एक्स कैप बोल दिया तो कितना गंदा लगता, एक्स एक्स कैप, वाई कैप, जेड जेड कैप, कंफ्यूज हो जाते ना, तो इसलिए उसे नया नाम दे दिया। फिर वाई चला जे दिशा में, फिर उसके बाद में z चला k दिशा में। तो ये मेरा एक सदिश का ज्यामितीय निरूपण हो गया, या मतलब एक सदिश मतलब मुझे एक ज्यामितीय रूप में एक निर्देशांक दिए हुए थे, तो उसको मैं सदिश रूप में लिख पाया। एकदम आसान सी बात होती है ना। तो ये यहाँ पर क्या हुआ भैया, ये x दिशा है, y दिशा और z दिशा में इतना चला। जैसे मान के चलो यहाँ पर ये सदिश था, तो इसको क्या लिखेंगे भैया, जल्दी से बता दो मुझे। तो सर ये बिंदु का नाम दे दो, तो ये r बोल दिया मैंने, तो ओ आर सदिश में बोलूं, है ना, मतलब कि o से शुरू कर रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा 2 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि भैया ये इस पर टाइम पास सवाल ना करवाऊं मैं तुम्हें, कुछ और काम की बातें बता दूं, है ना। ये ऐसा क्या है, इसमें क्या रखा है, टाइम पास सवाल से। तो ऐसे सवाल तो आप कर सकते हो ना। अगर मान के चलो ले चल एक और ऑर्डर नहीं सॉल्व नहीं करेंगे हम लेकर, तो यह जब -5, 3, 6 ये एक निर्देशांक दिया है, सदिश बताना है। बताओ भैया सदिश क्या होगा, तो सदिश कैसे लिखेंगे, -5 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6 k कैप। क्या है सोच रहा है माइनस से, तो ये आंसर आ गया बस।
ठीक है, तो ऐसे अगर मुझे निर्देशांक दिए हुए हैं तो मैं उसमें सदिश बता सकता हूं बड़े आराम से। देखो बेटा, अब ये तो सर हमें पता चल गया है ना, तो इसको और जनरल रूप में मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, है ना, और व्यापक रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर मान के चलो मुझे कल को एक ए सदिश बताना है तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना। मैंने क्या किया, ए था, जैसे मान के चलो ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, डी सदिश, ई सदिश, 5 सदिश साथ में लिखना है, तो सबको एक्स 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 कैसे करूंगा, है ना। तो इसके लिए क्या लिख दिया, ए एक्स ए वाई ए जेड, है ना। तो इसके अगर निर्देशांक पूछता मुझसे, निर्देशांक, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाते हैं, ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड। अब इसमें डर क्यों रहा है यार, इतनी सी तो बात है, ए एक्स ए वाई ए जेड 3 निर्देशांक, मतलब 3 इसमें एक्स वाई और जेड के निर्देशांक आ जाएंगे। तो ये तो आसान सी बात है, हम इसे समझ सकते हैं और कर सकते हैं। अच्छा, तो सर ये तो सब हमने कर दिया, और इसके अलावा क्या करवा सकते हैं। देखो, अब हमें क्या सीखना है कि अगर मान के चलो मेरे पास एक सदिश दिया है, अब मैं इसको और छोटा लिख रहा हूं अभी के लिए, एक ए एक्स आई कैप और एक ए वाई जे कैप सदिश है ना। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये मुझे एक सदिश दिया है तो मुझे इस सदिश का परिमाण ज्ञात करना है, परिमाण, है ना। तो इससे हम क्या थोड़ा सा परिमाण और एकांक सदिश ज्ञात करेंगे, तो इससे क्या हम थोड़ा सा आगे चलकर जब हम तीनों की बात करेंगे, मतलब कि के कैप भी ले लेंगे, तो उसको कैसे हल करना है वो सीख जाएंगे, है ना। तो देखो, ये क्या है, ए एक्स और ए वाई, एक्स वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे ए एक्स ए वाई लिखना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ए एक्स ए वाई लिखा। इसको एक बार मैं बना कर देखता हूं, तो ये क्या होगा, एक बिंदु होगा यहाँ पर। देख, अब ये जेड नहीं है ना, जेड नहीं है तो ये एक्स इधर होगा, ए एक्स, ये दूरी ए एक्स होगी और ये वाली दूरी ए वाई होगी, ठीक है, तभी तो वो वहां पर पहुंचा। अब इसका परिमाण क्या होगा सर, परिमाण ये होगा, अरे यही तो सदिश है, यही तो सदिश है। तो अगर ये एक सदिश है तो ये मैं इसको ऐसा बोलूंगा, देखो ये एक ए सदिश है, क्या है, एक ए सदिश, एक्स में कुछ चला वाई में कुछ चला, तो यहां पर इसका जो परिमाण है, अगर मैं तुमसे पूछूं परिमाण मतलब क्या होता है, लंबाई, तो ये लंबाई कैसे बताओगे। तो सर यहां पर ए का परिमाण हम बता सकते हैं अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। कैसे आया, पाइथागोरस बाबा की पैसे जय हो। ये है लंब, ये है लंब, ये है आधार, ये है कर्ण। तो मैं आसानी से लिख सकता हूं सर कि यहाँ पर इस त्रिभुज से ये पाइथागोरस बाबा की जय हो और ए वाई का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए के स्क्वायर के, ये वो लंबाई के परिमाण के बराबर होना चाहिए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ए का परिमाणी सदिश जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। क्लियर है, छोटी सी बात है ना। तो अच्छा सर, ये तो मुझे समझ में आ गया, और क्या पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक और छोटी सी बात सिखाकर जाना चाहता हूं बस, कि यार यहाँ पे कल को तुम्हें कोण पूछ लिया, कोण थीटा, मतलब एक्स अक्ष के साथ कोण, एक्स अक्ष के साथ कोण, तो कैसे बताओगे। अच्छा, तुम्हें ए वाई पता है, ए जेड पर ए एक्स पता है, ए वाई पता है, तो ये कैसे बताओगे। तो देखो बेटा कैसे बता सकते हैं, यहां पर अगर हमें एक्स अक्ष के साथ कोण पूछा जाए, किसके साथ, एक्स अक्ष के साथ कोण पूछा जाए, तो हम उस कोण को लिखेंगे टेन थीटा। क्यों सर टेन थीटा क्यों लिख रहे हो, साइन कॉस क्यों नहीं लिख रहे हो। अबे तुझे ये अभी जो यहाँ पर ए है वो तो निकाला ना, अगर नहीं निकालेगा तो कैसे आंसर पाएगा। मतलब जैसे अगर मान के चलो तुम्हें बस यही दिया है, अब बोला कि परिमाण नहीं पूछा, दिशा पूछ, तो क्या जानबूझ के परिमाण निकालेगा फिर दिशा निकलेगा क्या, है ना। क्योंकि साइन कॉस लेंगे तो उसमें कर्ण आएगा, है ना, तो उसमें हम साइन कॉस इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे टेन हमें पता है लंब बटे आधार होता है, तो हमारे पास ए वाई भी है ए एक्स भी है, तो लंब हो गया है ए वाई और आधार हो गया ए एक्स। तो इस सूत्र से हम कोण बड़ी आसानी से निकाल ले जाएंगे, क्या निकाल ले जाएंगे, कोण, है ना। तो जैसे एक सवाल कर लेते हैं इस पे एग्जाम्पल, मान के चलो आपको बोला गया है कि यहाँ पर एक ए सदिश है जो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है, तो आपको पूछा इसका परिमाणी सदिश बताओ।
एक्स अक्ष से कोण, साथ ही साथ दिशा। एकांक सदिश भी बताना है आपको। ओहो, एकांक सदिश कैसे बताएंगे, यही तो सोचना है। चल बता देता हूं, पहले हिंट दे देता हूं। यहाँ पर एकांक, अगर तुझे परिमाण पता चल गया तो एकांक सदिश बताना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कर लो, ए सदिश बटा उसका परिमाण, तो यहां पर हो जाएगा ax i कैप प्लस ay j कैप बटे में उसका परिमाण आ गया है वर्गमूल ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो ऐसे आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलो, तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं, एक आखिरी सवाल कर रहे हैं आज की क्लास का। तो सर यहाँ पे इसका परिमाण ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने आसानी से बताया मुझे। ए का मॉड, चाहो तो स्क्रीन पॉज करके आंसर भी लिख लो बेटा। ये हो जाएगा सर एक्स का स्क्वायर। ए एक्स कितना है मेरा, ए एक्स है 3, तो हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस यहाँ पर होगा 4 का वर्ग। ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, भले ही तुम गिड़गिड़ा लो, रो लो कि सर ये तो हमें नहीं आया, ये सर तो बहुत जल्दी आंसर लिख देते हैं। हाँ, मैं ऐसा ही हूं, है ना, क्योंकि मैं तुझे सिखाना चाहता हूं, मैं तुझमें ये हिम्मत पैदा करना चाहता हूं कि खुद से कर, है ना, क्योंकि उंगली पकड़ कर तो मैं तुझे चला दूंगा, वो तुझे खुश भी हो जाएगा, तुझे मजा भी आएगा, अरे वाह क्या पढ़ाया भैया, बहुत मजा आया, इन्होंने तो हर एक स्टेप बाय स्टेप चीजें करके बताई हमें। लेकिन आज मैं कर दूंगा, कल भी मैं कर दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं कर दूंगा। लेकिन जिस दिन तू मुझसे दूर जाएगा, मतलब एग्जाम लिखने जाएगा, नीट की परीक्षा में बैठेगा, टेस्ट देने बैठेगा, तो उस दिन तू पीछे रह जाएगा और उस दिन फिर याद आएगा कि यार ये स्टेप को मैं कैसे सॉल्व करूं, ये कैसे करूं, है ना, ये तो कर जाएगा, फिर यहां से यहां में फंस जाएगा, गलत कर जाएगा। ठीक है, तो मैं हर एक क्षण के लिए तुझे तैयार कर रहा हूं, तो ध्यान दे, यहां से यहां खुद पहुंचो, है ना। और मुझे उम्मीद है भैया ये बहुत ही छोटी सी बात है, आराम से पहुंच भी गए होंगे लोग। इसी प्रकार से अगर मुझसे एकांक सदिश पूछते तो एकांक सदिश क्या हो जाता, एकांक सदिश जो होता सर, इसका एकांक सदिश होता सदिश बटा उसका परिमाण। तो यहां पर क्या है, सदिश क्या है, 3 i कैप प्लस 4 j कैप बटे में परिमाण। परिमाण कितना है, 5। परिमाण कितना है, 5। तो बस ये आंसर आ गया। तुम चाहो तो इसे लिख लो, 3 i कैप बटा 5 प्लस 4 बटा 5 j कैप, ये इसका इकाई सदिश है। अच्छा सर, एक्स अक्ष के साथ कोण, तो tan थीटा क्या लिखना सिखाया, tan थीटा लिखना सिखाया ay बटा ax। ठीक है, ay कितना है, ay सर y दिशा में है ये 4। अगर ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है बार बार तो यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार कर रहे हैं हम। x का मान है 3 और ay का मान है 4। चल, तो यहां पर अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं, है ना, ये कर सकते हैं ay बटा x मतलब 4 बटा 3। देखो भैया 4 बटा 3 हो जाएगा। तो यहां पर से tan थीटा 4 बटा 3 है, तो थीटा का मान है 53 डिग्री। फिर से कॉपी के पन्ने पलटा, दिमाग पे प्रेशर डाल और सोच कि ये कैसे लिख दिया मैंने, है ना। मैंने सिखाया है 1 3 4 5 का त्रिभुज होता है, उसमें अगर 4 बटा 3 होता तो कोण 53 डिग्री होता है। हम तो ऐसे ही हैं, हम तो पीट के सिखाकर मानते हैं, है ना। मेहनत करने से मत घबरा भाई, है ना, मेहनत करने से कभी मत घबराओ। मेहनत जो है तुम्हारी वो तुम्हारे पास लौट कर हमेशा वापस आएगी। धरती गोल है, जो आज तूने करा वो कल जरूर पाएगा। चलो बेटा, तो आज की क्लास के लिए तभी इतना ही रखते हैं। हमने बाकी सारी चीजें बेसिकली सीख ली है। इसमें अगर लास्ट बात ax प्लस ay प्लस az हो जाता तो मैं कैसे सॉल्व करता, तो इसमें परिमाणीय सदिश जो लिखते बेटा हम, उसमें अगर 2 है तो 2 कर लो, x का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब इसके आगे इसका कोण कैसे लेते वो आने वाली क्लासेस में आपको सिखाऊंगा। तो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हाँ तो भैया, क्विज के रूप में 2 सवाल कर लेते हैं फटाफट जल्दी से, इनका जवाब बता दो। आसान से, बहुत ही आसान से 2 सवाल है। फिर अगली क्लास में हम इसी पर और चर्चा करेंगे, 2 सदिशों का योग कैसे करते हैं वगैरह सब पर बातें करेंगे। तो क्विज का पहला सवाल आपके सामने, सदिश दिया गया है 3 i कैप प्लस 4 j कैप, एक्स अक्ष पर प्रक्षेप क्या होगा, मतलब एक्स अक्ष में यह कितना चला, ये बताना है। ध्यान से सोच कर और देख कर करना, नजर हटी दुर्घटना घटी। 10 सेकंड का समय, समय ज्यादा ले लो, लेकिन 10 सेकंड का सवाल है बस।
चलो भैया टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। कैसे करेंगे सर? एक्स अक्ष पर 4 हो गया, अरे एक्स अक्ष पर 4 हो गया, 4 आंसर आ गया, नहीं आया। ध्यान से देख, वो लिखा हुआ है 3 आई कैप प्लस 4 के कैप लिखा है, इसमें जे तो है ही नहीं। अरे जे नहीं है तो मतलब जे में 0 है, ये हो गया 0 जे कैप प्लस 4 के कैप। नजर हटी दुर्घटना घटी, 0 सही आंसर होगा। अगला सवाल। हाँ भैया, आपको निर्देशांक दिए गए हैं और आपको सदिश बताना है। एकदम आसान सा सवाल, जल्दी से इसका जवाब बताओ। उम्मीद है सभी का सही हुआ होगा। चलो भैया कैसे करेंगे सर? यहाँ तो ये तो बहुत ही आसान, 3, 2, 5, तो ये हो गया 3 आई कैप, एक्स में 3 चला है, प्लस वाई में कितना चला है? 2 चला है, तो जे कैप और 5 की कैप। एकदम आसानी से हमने से हल कर दिया है। क्या ऑप्शन में देखो जरा, 3, 2, 5, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हमने सदिश के बारे में जाना, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, सदिश क्या होते हैं। अगर मुझे एक सदिश को चिन्हित करना है, सदिश वो चीज होती है जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है। अगर मुझे एक सदिश चिन्हित करना है तो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, अगर ए बी के बीच में सदिश है तो मैं इसे ए बी सदिश लिख सकता हूँ। अगर ये एक्स है, ये वाई है, इसके बीच में सदिश है तो मैं इसे एक्स वाई सदिश लिख सकता हूँ। जहां से शुरू हो रहा है, जहां को खत्म हो रहा है, वहां से वहां तक के सदिश के रूप में से लिखा जाता है। फिर उसके बाद में हमने देखा भैया कि दो सदिश के मध्य कोण अगर लेना है तो सिर से सिर हो या पूंछ से पूंछ हो और उनके बीच में जो छोटा कोण हो वही दो सदिशों के मध्य कोण कहलाएगा, वरना सदिश के मध्य कोण नहीं होगा। ये वाला कोण अगर है तो ये सदिश के मध्य कोण नहीं है, जैसे ये और ये सदिश के मध्य कोण नहीं है। फिर उसके बाद में हमने एक और इंपॉर्टेंट सी बात पढ़ी जिसको हमने एकांक सदिश किया। कहा कि अगर एक सदिश है तो उसकी जो दिशा है ना, तो सदिश को कैसे चिन्हित करेंगे? परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा। तो यहाँ पर अगर एक सदिश है तो उसका ये परिमाण कहलाता है और ये दिशा कहलाती है। तो ये जो परिमाण है उसको निकालने के लिए हमने सूत्र देखा, ये होगा सर ax प्लस ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर का वर्गमूल। ये परिमाण निकालने का सूत्र हो गया। और ये क्या है भैया? दिशा। दिशा क्या होता है? एकांक सदिश जो होती है वो दिशा होती है। एकांक सदिश जो है वो दिशा देता है। तो एकांक सदिश कैसे निकाल सकते हैं? सदिश बटा उसका परिमाण। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एकांक सदिश। तो सर ये हो जाएगा सदिश बटा उसका परिमाण कर देंगे तो वह एकांक सदिश आ जाएगा। क्लियर है छोटी सी कहानी? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए। चलो फिर ज्यामितीय निरूपण में मैंने आपको बातें बता ही दी है। थोड़ा ज्यामितीय निरूपण के साथ रिवाइज हो ही गया है कि अगर मेरे पास x, y, z अगर एक बिंदु है तो मैं a सदिश क्या लिख सकता हूं या OA सदिश क्या लिख सकता हूं? ये हो जाएगा सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। जो भी दिया है उसमें आई कैप जे कैप के कैप घुसा दो। ठीक है बेटा? चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं हम, है ना। और हर बार की तरह होमवर्क आपको ऐप में ही मिल जाएगा। अब कल की क्लास में मिलेंगे जिसमें हम सदिशों पे और चर्चा करेंगे, सदिशों के योग पर चर्चा करेंगे, उस पर सवाल करेंगे और सदिश के घटक लेना सीखेंगे। ठीक है बेटा? आज की केवल इंट्रोडक्शन क्लास ही थी सदिश के लिए। अब कल सदिश पे बहुत इंपॉर्टेंट सी चर्चाओं के साथ मिलते हैं। तो जितना पढ़ा रिवाइज कर लेना बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।